Hello friends, good morning. In our first part, we will see our chapter number 5, education. In that, we have seen the primary education, what will be changes happen in a primary education. Blackboard system was established, then the age was 6 to 14 years. Then they have given the libraries, small libraries, playgrounds, laboratory apparatus, all these things, maps, and all these things are including in a primary education. Then the 1994 the scheme was expand, provisions was changes. Then the girl education was implemented. In that case, they have to appointed two teachers, female teachers, and 100 student was there in one class. Then we can see the secondary education. What will be happen in a secondary education? The system was going on 1952 to 53. In that, 11 plus 4 year for first degree, or 11 plus 1 plus 3, it's called a degree education. And then we can see the Kothari commission. In that Kothari commission, what will be changes happen is that is the 1st January 1966, Pune, the higher secondary and secondary board was established in education. And the board also published as a periodical called Shikshan Sankraman. Now we can see the next topic, that is our higher education. In that we have learned the objectives of education. ऑब्जेक्टिव कैसे थे? ऑब्जेक्शन कोठारी कमीशन में हमने एजुकेशन के देखे. अब हम देखेंगे हायर एजुकेशन. अब हायर एजुकेशन के बारे में किस तरह से चेंजेस हुए, क्या क्या हुए, वो हम देखेंगे. एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा. पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा मीन्स 1948 कह सकते हैं हम. जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन whose chairman was Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. देखिए, इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1948 में क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कमीशन किया, जिसमें चेयरमैनशिप किसे दी गई? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें चेयरमैनशिप दी गई. इट्स फंक्शन इंक्लूड फाइनेंशियल ग्रांट्स, द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड देयर कोऑर्डिनेशन. और तो और जो फाइनेंशियल कंडीशंस थे, ग्रांट किया गया उन्हें, फाइनेंशियल पोजीशंस किस तरह से उनकी डेवलप की गई और किस तरह से यूनिवर्सिटीज को कोऑर्डिनेट किया गया. मेथड ऑफ फंक्शनिंग, अब उनकी मेथड कैसी थी, फंक्शनिंग कैसा हो रहा था, किस तरह से वर्क हो रहा था. द कमीशन एक्सेप्टेड द 5 year प्लान्स मेथड. अब इस कमीशन ने क्या किया? पंचवार्षिक योजना हमने पहले भी पढ़ी है हमारे 4th चैप्टर में कि किस तरह से 5 year प्लान्स में चेंजेस हुए थे. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस कमीशन ने फंक्शन क्या लिया? तो 5 year प्लान्स का लिया. इट बिगिंस टू सेंसेशन एंड डिस्ब्यूरीज ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बिहाफ में इन्होंने इस तरह से ग्रांट दिया. द कमीशन अंडरटेक्स planning of a university education, coordination of a syllabally, giving primacy to national need through education and planning and implementation of a various schemes of a higher education. उन्होंने क्या किया? यूनिवर्सिटी ने क्या किया? प्लानिंग किया. क्या प्लानिंग किया? तो एजुकेशन को किस तरह से उसका सिलेबस होना चाहिए, थ्रू एजुकेशन किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वेरियस स्कीम्स किस तरह से लागू होनी चाहिए, किस तरह से हायर एजुकेशन में नए नई चीजें लानी चाहिए, बदलाव लाना चाहिए. It has done valuable work in establishing University Development Council, Centers for Advanced Study for Post Graduation Education, establishing new university. और तो और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिसमें वैल्यूएबल कार्य थे, जिसमें क्या किया? काउंसिल सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरह का अभ्यासक्रम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए. और तो और उन्होंने न्यू यूनिवर्सिटीज भी एस्टेब्लिश की पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए. After the advent of a television in India, it initiated the countrywide classrooms program, which is telecast by Doordarshan on behalf of the commission. और तो और उसके बाद इंडिया क्या हुआ? इंडिया में टेलीविजन आया. टेलीविजन आने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंट्रीवाइड मीन्स कंट्रीवाइड क्लासरूम्स प्रोग्राम आता था. दूरदर्शन, अगर आप लोगों ने कभी दूरदर्शन देखा हो तो आज भी वहां पे यूजीसी प्रोग्राम्स आते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन. तो उन्होंने दूरदर्शन पे टेलीकास्ट किए इस कमीशन के बिहाफ में. डू यू नो द आर्ट डिपार्टमेंट वॉज एस्टैब्लिश इन 1965 इन महाराष्ट्र टू फ्रेम द पॉलिसी. और 1965 में एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ जिसे आर्ट डिपार्टमेंट कहा जाता है. वो भी महाराष्ट्र में हुआ और उन्होंने एक पॉलिसी फ्रेम की, आर्ट एजुकेशन, एंड फॉर इट्स इम्प्लीमेंट बाय इंस्टीट्यूट
of Art, the department undertook the responsibility of organizing the drawing grade examination at school level. और देखिए ये आर्ट डिपार्टमेंट 1965 में महाराष्ट्र ने फ्रेम की ये पॉलिसी. इस पॉलिसी के दरमियान उन्होंने क्या किया, ड्राइंग जो होती है उसके ग्रेड एग्जामिनेशन स्कूल लेवल पे मिलने चाहिए. जैसे कि अभी अगर आपने 10th बोर्ड दिया तो 10th बोर्ड में 5 मार्क्स होते हैं आपके ग्रेड्स, 5 ग्रेड होते मीन्स 5 मार्क्स दिए जाते हैं आपके ड्राइंग्स के लिए भी, ड्राइंग और फिजिकल के लिए भी दिए जाते हैं. जैसे 3 2 जैसे ए ग्रेड हुआ, बी ग्रेड हुआ, सी ग्रेड, इस तरह से आपको मार्क्स मिलते हैं ना. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी. अब देखिए एनसीईआरटी क्या था, एजुकेशन काउंसिल था. दिस बॉडी वॉज एस्टैब्लिश इन दिल्ली ऑन द 1 सितंबर ऑफ 1961. ये जो दिल्ली में एस्टैब्लिश हुई, ये जो बॉडी एस्टैब्लिश, एनसीईआरटी जो बुक है, एनसीईआरटी हम कह सकते हैं जहां से हमें बुक्स अवेलेबल होती है, एनसीईआरटी की बुक्स जो एस्टैब्लिश हुई दिल्ली में कब हुई, तो ये 1 सितंबर 1961 में. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर ऑफ स्कूल्स एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड इन इम्प्लीमेंटिंग एजुकेशनल स्कीम. और तो और इसका क्या महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था कि स्कूल का जो एजुकेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह सुधारा जाए, किस तरह से नई स्कीम्स एप्लीकेबल हो. The NCERT was given the responsibilities of educational research and development training, extension, educational program, restructuring of a school curriculums and textbook. अब NCERT का काम क्या था, तो हमारी बुक्स जो है, जो बुक्स हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उसका करिकुलम मीन्स उसके पाठ्यक्रम किस तरह से होना चाहिए, टेक्स्ट बुक कैसे रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोग्रामिंग किस तरह से होना चाहिए, ये सब काम NCERT थ्रू होता है. It has played a central role in designing school curriculums and textbook with the Corporation of the Central Board of Secondary Education CBSE. और NCERT जो है वो CBSE के जो बुक्स है उसे किस तरह से कहते हैं ना, करिकुलम्स को डिजाइन किया जाता है, मेंटेन किया जाता है. It provides guidance and corporations in the area of a primary and secondary education to the state government also. और तो और ये स्टेट गवर्नमेंट को भी हेल्पिंग है कि किस तरह से गाइडेंस मिलता है, प्रोवाइड किया जाता है. इट हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग वर्क बुक्स एंड हैंडबुक फॉर टीचर्स. इन टीचर ट्रेनिंग इज डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग टेक्निक एंड कंडक्टिंग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एट द नेशनल लेवल. और तो और इसके साथ साथ ये किस तरह से डिजाइन होता है, इसे किस तरह से वर्क बुक्स में डिजाइन किया जाता है, हैंडबुक्स में डिजाइन किया जाता है, जो टीचर्स कॉपी दी जाती है, या फिर डेवलप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह की टेक्निक फॉलोअप में आनी चाहिए, किस तरह का टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए नेशनल लेवल पे, ये सब एनसीईआरटी थ्रू होता है. ओके, नाउ SCERT were established in all state on the line of NCERT. और NCERT के ही बाद SERT were established in state के लिए established. The Maharashtra State Council of Educational Research and Training was established in Pune. और पूना में क्या establish हुआ, तो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. स्टेट देखो SCERT बोला ना, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग was established in Pune. This institute performed various functions such as improving the standard of primary education in service, training of a teacher, training in the areas of a syllabus and evaluation, vocational guidance for students after a 10th and 12th exam. अब इसमें क्या किया गया, जो ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग जो एस्टैब्लिश हुई पुणे में, उसमें क्या किया गया, तो उस इंस्टीट्यूट में परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस के बारे में बताया कि किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग दे, स्टैंडर्ड ऑफ अ प्राइमरी एजुकेशन इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ अ टीचर की सर्विस ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, ट्रेनिंग एरियाज क्या होने चाहिए, सिलेबस मीन्स उनका जो सिलेबस है वो किस तरह से होना चाहिए, इवेल्युएशंस किस तरह से होना चाहिए, वोकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट्स को किस मीन्स 10वीं के बाद इन 10th के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, आफ्टर 12th एग्जामिनेशन वो किस तरह से फंक्शन होना चाहिए, क्या प्रोवाइड होना चाहिए, किस तरह से उनको चीजें प्रोवाइड हो मिलनी चाहिए. This institution is known as the academic authority. It brings out a periodical called जीवन शिक्षण. और इसे periodical way means periodical कह सकते हैं, जीवन शिक्षण कहा गया. एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे दिस इंस्टीट्यूट इज नोन एज एकेडमिक अथॉरिटी, इन्हें एकेडमिक अथॉरिटी मिली. ओके, डू यू नो the Maharashtra State Bureau of Textbook Production and Curriculum Research, Bal Bharati, was established in Pune on 27 January 1967. अब देखिए महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम. अब महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है ब्यूरो, जिससे जहाँ पे करिकुलम और प्रोडक्शन, टेक्स्ट बुक का प्रोडक्शन कैसा होता है, तो रिसर्च ऑफ बाल भारती अगर हम देखें तो हमारी बुक्स पे लिखा है इंग्लिश बाल भारती, मराठी बाल भारती, अभी कुमार भारती आपको 9th 10th में होगा, लेकिन
पहले बाल भारती ही पढ़ते थे। तो वो बुक का वो बाल भारती कब स्थापित हुई? 27 जनवरी 1967 में। बाल भारती प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स फॉर अ स्कूल चिल्ड्रंस, और जो बाल भारती थी स्टेट ब्यूरो की, वो किसके लिए? तो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करते थे। टेक्स्ट बुक्स आर मेड इन 8 लैंग्वेजेस, नेमली मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कन्नड़ी, सिंधी, गुजराती एंड तेलुगु। किशोर, अ मंथली मैगजीन फॉर चिल्ड्रन, इज ऑल्सो पब्लिश बाय बाल भारती। अब देखिए, हर लैंग्वेज में उन्होंने बुक पब्लिश की, और उसी के साथ साथ बच्चों के लिए मीन्स किशोर एक मैगजीन भी उन्होंने बच्चों के लिए पब्लिश की बाल भारती में, मंथली मैगजीन जिसे कहा जाता था किशोर। नाउ वी कैन गो फॉर अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अब 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, किस तरह की थी, वो हम देखेंगे, राइट। According to this policy, certain changes of a fundamental nature were brought about in a primary, secondary and higher education in keeping with the changes needs of society। अब देखिए, according to the policy, अब इस पॉलिसी के हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1986 में आई थी, उसके हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन जो थे उनमें किस तरह से सोसाइटी की नीड है उस हिसाब से उसमें बदलाव आने चाहिए थे। Under this policy, a common core curriculum was framed for all state। और तो और कॉमन मीन्स हर स्टेट के लिए सेम सिलेबस होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए। The expectation is that by this mean all student in India will get equal education opportunities। और ये वजह क्या थी कि करिकुलम सबके लिए कॉमन होना चाहिए, तो कि पूरे मीन्स जितने भी बच्चे हैं स्टेट्स वाइज उनको सबको समान एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए। There is a scope in the national curriculum for individual state to bring in a flexibility in accordance with their cultural, geographical and historical need। और तो और जो करिकुलम को फ्रेम किया गया इंडिविजुअल स्टेट्स के लिए, तो ब्रिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबल दिखाया गया कि जिस तरह से अकॉर्डिंग टू विद देयर कल्चर, उनका कल्चर कैसा है, जोग्राफिकल कल्चर कैसा है, हिस्टोरिकल नीड कैसी है, उस हिसाब से उस करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया गया। The primary education curriculum 1988 was prepared on the basis of the plan of action design at the national level for the effective implements of the national policy on education 1986। अब देखिए, प्राइमरी एजुकेशन जो करिकुलम था वो फ्रेम कब हुआ, तो 1988 was prepared, वो 1988 में प्रिपेयर है on the basis of the plan of action design। किस तरह से डिजाइन किया गया, नेशनल लेवल ऑफ फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स मीन्स नेशनल लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंट सुधारना किस तरह से होनी चाहिए, वो पॉलिसी नेशनल पॉलिसी थी जो एजुकेशन में लाई गई, वो 1986 में लाई गई। डू यू नो द कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1995। अब देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड किस तरह से कॉम्पिटेंसी लेवल होनी चाहिए बच्चों में एजुकेशन में 1995 में दिखाया गया एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन में। इवन एज द प्राइमरी एजुकेशन करिकुलम 1988 was being implemented, a committee was formed at the national level with Dr. H.R. Dave as its chairman to determine minimum level of लर्निंग का मिनिमम लेवल होना चाहिए, डिटरमाइन किया गया। R.H. दिवे थे जिन्होंने कहा कि एक कमेटी फ्रेम की गई। The Dave committee developed charts of minimum level of the learning in languages। उन्होंने क्या कहा कि चार्ट डेवलप होने चाहिए लर्निंग लैंग्वेजेस में, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडी अप टू स्टैंडर्ड 5th। The chart showed the sequence of the learning of the competency means for each class। और तो और उन्होंने क्या, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 5th स्टैंडर्ड मीन्स 5th स्टैंडर्ड से इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, और उन्हें चार्ट शोड किए सीक्वेंस में लर्निंग किस तरह से होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी लेवल होनी चाहिए ईच क्लास के लिए होनी चाहिए। यूजेस ऑफ सैटेलाइट, अब सैटेलाइट का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। In 1975, India met with success in its attempt to use a satellite for the purpose of education। अब 1975 में इंडिया ने क्या किया, एक सक्सेस अटेम्प्ट किया, जो सैटेलाइट पर्पस क्या था कि एजुकेशन के लिए। एकनाथ चिटनिस, अ साइंटिस्ट विथ इसरो, प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट। और जो एकनाथ चिटनिस थे, साइंटिस्ट थे इसरो के, उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण विभाग थे। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जाता है SITE, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल television experiment was undertaken for educational purpose under the leadership of the Space Application Center at Ahmedabad। अहमदाबाद का जो सेंटर था एजुकेशनल सेंटर के तौर पे, जो सैटेलाइट कह सकते हैं हम जिसे, उसका पर्पस क्या था कि एजुकेशनल अंडर द लीडरशिप ऑफ स्पेस एप्लीकेशन के सेंटर के थ्रू जो अहमदाबाद में था, किस तरह से एजुकेशन को डेवलप किया जाए। द कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट एजुकेशन कम आउट
of this experiment, America had helped India in this program. The program helped to make provisions for a good standard of education in the rural area. अब ये जो वजह थी रूरल एरियाज में एजुकेशन किस तरह से डेवलप हो, उसके लिए इस सैटेलाइट को अहमदाबाद में ट्राई किया गया. नाउ वी कैन गो फॉर आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नो जिसे कह सकते हैं ना, इग्नो यूनिवर्सिटी. बाहर से जिन बच्चों की परिस्थिति नहीं होती है वो अपना एजुकेशन, जैसे अभी एमसी की ओपन यूनिवर्सिटी यशवंतराव चौहान से कुछ लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, इसी तरह से इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से भी कुछ लोग अपनी डिग्रीज कंप्लीट करते हैं. वो कैसे एस्टैब्लिश हुई, क्यों हुई, वो हम देखेंगे. दिस ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव दैट द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन शुड मेक इट वे इनटू एवरी एवरेज हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री. अब देखिए, द ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्टिव द स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन को बढ़ाने के लिए लोगों की जो परिस्थिति नहीं होती, जो नहीं कर पाते, तो वो इस तरह से अपनी शिक्षण को पूरा करते हैं. तो कंट्री के हाउस होल्ड बढ़ाने के लिए द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर 1970 एज द इंटरनेशनल एजुकेशन ईयर. और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1970 में इंटरनेशनल एजुकेशन डिक्लेयर किया. In the same year, a seminar was organized in New Delhi on the subject of Open University by the Government of India, Department of Education and Social Welfare, Information and Broadcasting University, Grant Commission also with UNESCO. The idea of the establishing an Open University evolved in this seminar. और तो 1970 में क्या हुआ, इंटरनेशनल एजुकेशन डे हुआ. उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली में एक सेमिनार हुआ जिसमें ओपन यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ कि गवर्नमेंट ने ये सोशल एजुकेशन के सोशल वेलफेयर के लिए किस तरह से ब्रॉडकास्ट होना चाहिए. यूनेस्को भी इस ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज अलॉन्ग विथ यूनेस्को भी थे, और ये आइडिया एस्टैब्लिश हुआ ओपन यूनिवर्सिटी का उस सेमिनार में. इन 1974 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैन ऑफ पी पार्थसारथी, and the Open University took shape on 20 September 1985 in accordance with the recommendation and suggestion. It was named after Prime Minister Indira Gandhi. देखिए, अब तो और 1974 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की, उस कमेटी के चेयरमैन थे पी परसारथी. उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी को शेप किया, डिजाइन किया. 20 सितंबर 1985 में ये रेकमेंड किया गया, और उसके बाद उसे अब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनका नाम उस यूनिवर्सिटी को दिया. उसके बाद हम देखेंगे फाइंड आउट. अब ये आपकी एक्टिविटी है. द यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ वॉज एस्टैब्लिश इन नासिक in 1989. फाइंड आउट अबाउट दिस ओपन यूनिवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी हासिल करनी है. इसके फर्स्ट मीन्स ये कब ओपन हुई, किस तरह से इसका कारकिर्दी चली, और अब वहां पे बहुत से नए नए सेक्शंस खुले हैं, तो उनके बारे में आपको आपकी एक्टिविटी में एक्सप्लेन करना है विद द पिक्चर्स. ओके, सो those who are unable to get a college education in the formal way are given concession in the eligibility criteria, age and other condition for admission to this university. अब इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि उम्र देखी जाती है, एज देखी जाती है, एज ग्रुप नहीं देखे जाते. इस यूनिवर्सिटी में किसी भी एज के व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार होता है. ओके, in 1990 the IGNO started an audio visual distance education program through the Akashvani and Doordarshan. और देखिए इग्नो जो कह सकते हैं ना, हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर बाद में डिस्टेंस एजुकेशन, दूर, जैसे यहाँ बैठ के मैं दिल्ली के इग्नो यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकती हूँ, तो उन्होंने आकाशवाणी थ्रू, दूरदर्शन थ्रू ये एजुकेशन स्टार्ट किया. इट कंडक्ट मोर देन 1000 करिकुलम्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस, और तो और 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेस इसके उन्होंने ओपन की. इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन थ्रू 58 ट्रेनिंग सेंटर्स इन द कंट्री एंड 41 सेंटर्स फॉर फॉरेन कंट्रीज. देखिए, इसमें उन्होंने 50 ट्रेनिंग सेंटर्स के साथ साथ 41 ट्रेनिंग सेंटर्स फॉरेन कंट्रीज में भी ओपन किए, जिसके थ्रू उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की. नाउ you have to frame at least 5 to 10 question on this second part. When you like my video, share with your friends. Thank you.